हेलो एस्पिरेंट्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और आपका नमूना सहायक वाली जो एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हो वो कैसे चल रहा है। आशा कर रहा हूँ सबका तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा, है ना। आज मैं आप लोगों के साथ जो साइंस वाला सेक्शन है, जो केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल है, उस पे मैं बात करूंगा। जो पीरियोडिक टेबल वाला अपना सेक्शन है ना, उसे ये हमारा पार्ट 2 है। वीडियो का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। मैं इसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें मैंने स्टेट ऑफ मैटर बात किया है, फिर मोल कॉन्सेप्ट बात किया है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर। 3 टॉपिक मैंने कवर किए हैं। इस टॉपिक में मैं पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज ये बोल रहा हूँ कि आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिए, टाइम निकालिए, है ना। एक्चुअली ये जो पीरियोडिक टेबल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके जो क्वेश्चंस रहते हैं, अगर आपको टॉपिक बहुत अच्छे से पता है तो बिल्कुल बन जाएगा, आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। क्योंकि इस चैप्टर से कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनता ही नहीं है, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं और सीधे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप टॉपिक पढ़े होंगे तो बनेगा, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। देखिए, आप इस एग्जाम के लिए एक्चुअली क्या है, एग्जाम में पोस्ट क्या है 36 है, लेकिन अपियरिंग जो कैंडिडेट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। आपको देखिए, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं बोला गया है। टॉपिक को देखेंगे तो आपको लगेगा कि भैया ये जो टॉपिक है वो क्लास 10 के में मिल जाएंगे, लेकिन जनरली व्यापम के एग्जाम में ऐसा नहीं होता, है ना। वो जो क्वेश्चंस आते हैं कई बार नीट लेवल के आ जाते हैं, कई बार 12th से आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा रहता है। तो मैंने क्या किया है, जो साइंस सेक्शन का, देखिए, जो साइंस सेक्शन का पूरा पोर्शन है, और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का, उसका एक कंप्लीट पीडीएफ सेट बनाया है, ठीक है। अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं और ओनली पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के कंप्लीट पीडीएफ आपको 89 रुपीज में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, व्हाट्सएप में या मेल में, ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग हमारा जो टॉपिक है पीरियोडिक टेबल, उसको स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल क्या है, तो मैं आपको बता दूं। पीरियोडिक टेबल आज के डेट में अगर आपको कोई पूछे पीरियोडिक टेबल क्या है, तो आप बोलेंगे कि पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल है जिसमें हम लोग अभी तक जितने एलिमेंट नोन हैं सबको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करके रखें। लेकिन आज का जो पीरियोडिक टेबल है, जो अभी अपने को दिखता है, जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं, ये पहले ऐसा नहीं था। इसका जो शुरुआत हुआ था, जो इसका फॉर्मेशन स्टार्टिंग में हुआ था, ये ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी पीरियोडिक टेबल का, पीरियोडिक टेबल एक्चुअली में बना क्यों, तो पीरियोडिक टेबल बना इसलिए था क्योंकि हम लोग एलिमेंट की स्टडी करना चाहते थे, और एलिमेंट की स्टडी करने के लिए उनको एक ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो पीरियोडिक टेबल बने ना, वो एलिमेंट को अरेंज करते थे, कभी एटॉमिक वॉल्यूम के बेसिस पे, कभी एटॉमिक मास के बेसिस पे, और कभी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, ठीक है। तो अभी जो पीरियोडिक टेबल है, जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, ये एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज है। क्लियर हुआ। तो हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं, क्या क्या हिस्ट्री रिलेटेड रहा है करके। यहाँ पे देखो, एक साइंटिस्ट है ग्लेन टी सीबॉर्ग, ठीक है। उनका ये बोलना है कि भैया अगर आप पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा अवेयर हो, आप जानना चाहते हो, ठीक है, जानना चाहते हो कि कैसा बना, ठीक है, पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन कैसा हुआ, क्या हुआ, ठीक है, तो आप ये जानना चाहते हो कि इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल हैं, जो एलिमेंट हैं, वो कैसे अरेंज किए हैं, इनका बोलना यही है, ठीक है। आगे देखते हैं हिस्टोरिक डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो हिस्टोरिक डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अपना अपना कॉन्सेप्ट दिए, अपना अपना मत दिए, और स्टार्ट ऐसा हुआ, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए एक बात हमें बोला गया है भैया कि एलिमेंट आर बेसिक यूनिट ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैटर। बिल्कुल सही है, जो एलिमेंट हैं वो बेसिक यूनिट है जितने भी मैटर्स हैं। मैटर मतलब द्रव्य। तो मैटर इसको बोलते हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसके पास मास हो और जिसके जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको मैटर बोलते हैं। तो उस मैटर का जो बेसिक एलिमेंट है, बेसिक जो क्या है, बेसिक यूनिट है, सॉरी, जो मैटर का बेसिक यूनिट है वो क्या है, हमारा एलिमेंट है। बात समझ आ रहा है? यहाँ पे एक डेटा दिया गया है 18 सेंचुरी तक कितने एलिमेंट पता थे भैया? 31, ओनली 31 एलिमेंट क्या थे, पता थे। ठीक है, ओनली कितने एलिमेंट पता थे? तो 31 एलिमेंट पता था। बात समझ आ रही है? उसके बाद देखो 1865 में, कब? 1865 में कितने एलिमेंट पता हो गए? तो 63 हो गया। ठीक है, अभी अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अभी जो एलिमेंट है वो टोटल जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है वहां पे 118 मतलब 118 एलिमेंट है। बात समझ आ रहा है? ठीक है, आगे थोड़ा सा देखते हैं क्या बोला गया है। अगर आपको कोई पूछे कि भैया पीरियोडिक टेबल है क्या, तो उसका आंसर ना इस लाइन में है, देखो, अ सिस्टमेटिक वे टू ऑर्गेनाइज देयर नॉलेज बाय क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। बोलने का मतलब है कि अगर हम लोग एलिमेंट को एक सिस्टमेटिक वे पे अरेंज करें, ठीक है, क्यों अरेंज कर रहे हैं? क्योंकि हमें उनके बारे में जानना है, उनको बारे में स्टडी करना है। तो जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है एलिमेंट का, उनके प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे, तो उस अरेंजमेंट को ही पीरियोडिक टेबल बोल सकते हैं। बस समझ आ रहा है? आगे देखो, यहाँ पे आगे कुछ और टॉपिक यहाँ पे बात करना है। देखो यहाँ पे, आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल एबल टू, देखो इस यूनिट में हम लोग बहुत सारे चीजों की बात करने वाले हैं। क्या क्या चीजें हैं देखो, ठीक है, पीरियोडिक लॉ के बारे में बात करेंगे, एटॉमिक नंबर के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आएगा यूज में। ठीक है, देखो अब जेड, जेड मतलब होता क्या है, एटॉमिक नंबर। अगर किसी का एटॉमिक नंबर मोर देन 100 है, 100 से ज्यादा है, तो उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर भी हुआ। मैं इसको आगे बताऊंगा अच्छे से। देखो पूरा पीरियोडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको पता है SPD और F 4 ब्लॉक में डिवाइड है, जिसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। रिकॉग्नाइज द पीरियोडिक ट्रेंड, ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो आपको पता है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप्स हैं और क्या है, पीरियड है। जो ग्रुप्स और पीरियड में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ना चेंज होते रहता है। ठीक है, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं थोड़ा सा अभी बताऊंगा, ठीक है, वो क्या है हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेटालिक कैरेक्टर ये भी देखेंगे, और ये सब टॉपिक देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंस ऑफ एलिमेंट, ये सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं भैया। देखो यहाँ पे क्या आ गया है, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इनटू ग्रुप, देखो मैं अभी अभी बोला कि जैसे आपका ये पीरियोडिक टेबल है, क्या है ये पीरियोडिक टेबल। आपको पता है कि हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा है। ठीक है, ये हमारा S ब्लॉक है, ये हमारा D ब्लॉक है, ये हमारा P ब्लॉक है, और नीचे क्या होता है हमारा, ये होता है F ब्लॉक। ठीक है, ये पूरे जो ब्लॉक है ना, ठीक है, इस पूरे ब्लॉक, सॉरी, ये पूरे SPD और F ब्लॉक, ठीक है, SPD और ये क्या है, F ब्लॉक, इस पूरे ब्लॉक में ना आपको एक चीज मिल जाएगा, ग्रुप एंड पीरियड। क्या क्या मिलेंगे भाई, याद रखना, एक मिलेगा अपने को ग्रुप, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, एक मिलेगा ग्रुप जो ऊपर से नीचे जाने से होता है। ठीक है, देखो पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव करोगे, तो जो टॉप टू बॉटम मूव करोगे उसको बोलते हैं ग्रुप में जाना, और पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इसको बोलते हैं पीरियड। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे कि मॉडर्न पीरियोडिक, देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का रेफरेंस बार बार इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पढ़ना अपने को वही है। ठीक है, तो आपको जो मेनली पीरियोडिक टेबल, जो न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में बताऊंगा जरूर, लेकिन कोई काम के नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं अभी हिस्ट्री भी बताते समय मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का रेफरेंस ले रहा हूं। ठीक है,
तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है भैया, उसमें कितने पीरियड हैं ऐसा कोई पूछे तो बोलना उसमें पीरियड है 7, ठीक है। और ग्रुप का नंबर कितना है भाई, ग्रुप का नंबर है 18। क्लियर है? इसको हम लोग आगे बात करेंगे। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इनटू ग्रुप, द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिक टेबल। देखो, पूरा पीरियोडिक टेबल का जो डेवलपमेंट हुआ उसमें ग्रुप वाइज एलिमेंट को अरेंज किया गया, पीरियड वाइज एलिमेंट को अरेंज किया गया, और अरेंज करने के लिए कुछ लॉ यूज़ किए गए जिसको पीरियोडिक लॉ बोलते हैं, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल में ये सब चीज़ अपने को मिलेगा। देखो, जो अलग अलग साइंटिस्ट आए ओवर द टाइम, ठीक है, सडनली तो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन नहीं गया होगा, लेकिन जो स्टार्टिंग के जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किया, उसमें से एक साइंटिस्ट थे जोहान डोबरिनर। किस डोबरिनर, याद रखना इनको, ये डोबरिनर करके बोलते हैं, ठीक है। ये इनका जो काम है, इनका केमिस्ट्री को लेकर के 18 सेंचुरी के आसपास रहा, ठीक है। ये फर्स्ट इन्होंने कुछ ऐसा क्लासिफिकेशन किया, फर्स्ट टू कंसीडर द आइडिया ऑफ ट्रेंड अमंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन 1829, ठीक है, 1829 है ना। उन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट को अरेंज किया। क्या किया? अरेंज किया। कैसे? सिमिलैरिटी अमंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। वो देखो, यहाँ पे ये याद रखना, ट्रायड, और इसी से रिलेटेड एक रूल मैं आपको बताऊंगा, लॉ ऑफ ट्रायड, याद रखना, ठीक है। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतने को आप ध्यान से सुनिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, डोब्रिनर ने क्या किया, एक वर्ड यूज किया, ट्रायड। ट्रायड का मतलब होता है 3। क्या होता है? 3। ट्रायड का मतलब क्या होता है? 3। तो डोब्रिनर ने अपना जो पीरियोडिक टेबल तो नहीं बोलूंगा, डोब्रिनर ने अपना जो भी अरेंजमेंट किया ना, वो 3 एलिमेंट, 1 2 और 3 एलिमेंट करके उसने अरेंज किया, 1 2 और 3 करके एलिमेंट को अरेंज किया। और इस अरेंजमेंट को ना उसने क्या बोला? लॉ ऑफ ट्रायड। क्या बोला उसने? लॉ ऑफ ट्रायड। देखो, मैं थोड़ा सा इस चीज को यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जो टेबल 3.1 है इसमें इसके बारे में बोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भैया, ये लिथियम है, ठीक है। लिथियम का मास देखिए 7 आता है। एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट दोनों वही है। तो लिथियम का एटॉमिक जो मास है वो 7 है। पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है, ठीक है। तो डोब्रिनर ने क्या किया, लिथियम और पोटेशियम लिया, दोनों के मास को ऐड कर दिया, 7 + 39, और उसको 2 से डिवाइड किया, तो आंसर आया 23। फिर एलिमेंट 23, तो फिर डोब्रिनर ने देखा भैया एटॉमिक मास 23 किसका है? सोडियम का है, तो उन दोनों के बीच में लाके सोडियम को रख दिया। समझ आया? सेकेंड केस देखते हैं। कैल्शियम उठाया उसने, बेरियम उठाया उसने, कैल्शियम और बेरियम उठाया। कैल्शियम का मास कितना है? 40, और बेरियम का 137, दोनों को ऐड कर दिया, 2 से डिवाइड किया, वैल्यू आया 88.5। क्लियर है? फिर उसने देखा भैया 88.5 किसका मास है, तो उनको पता चला कि स्ट्रोंटियम का मास है, SR 88, उनको दोनों के बीच रख दिया। वैसे इनका क्लासिफिकेशन जो है 3 के ग्रुप में रहा, इसीलिए इन्होंने क्या बोला? ट्रायड। तो लॉ ऑफ ट्रायड किसने दिए? तो डोब्रिनर ने। क्लियर हो गया? अब हम लोग नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है जिनके नेम, देखो ये जो डोब्रिनर हो गया, न्यूलैंड हो गया, इनका नाम से ही पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो, एक साइंटिस्ट भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। 1865 ने उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। क्या दिया था? लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। ये जो इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे, लॉ ऑफ ऑक्टेव कहाँ पे मिलेगा आपको? टेबल 3.2 है। इनका ये बोलना है कि एवरी एट, अगर हम लोग एलिमेंट को एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज करें, किसके बेस पे? एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज करें, तो एवरी 8th एलिमेंट में जो प्रॉपर्टीज है उसमें रिपीटेशन होता है। नहीं समझे? मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके रख दिए, फिर जो 9th वाला एलिमेंट है वो 1 के नीचे रखा जाएगा। 9th वाले एलिमेंट को 1 के नीचे क्यों रखे? तो रीजन यही है भैया, 9th वाला एलिमेंट और फर्स्ट वाला एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज है, जो गुण है, कौन कौन से गुण? फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, इनमें क्या पाया गया है? सिमिलरिटी पाया गया है, इसलिए रखा गया है, ठीक है। अभी मैं आपको टेबल दिखा रहा हूं, देखो ये टेबल है हमारा, क्या है? न्यूलैंड का। इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे नंबर रखा गया है, एलिमेंट रखा गया है।
देखो लिथियम है ना, लिथियम का एटॉमिक मास, देखो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है मास की बेस पे है, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है भैया 3। बेरिलियम का, सॉरी मैं 3 बोल रहा हूँ, नंबर बोल रहा था। देखो लिथियम का मास कितना है ना, मास जो है अगर हम लोग देखें लिथियम का 7 के आसपास है, ठीक है। यहाँ पे 8 के आसपास इसका है, 8 9 है ना, 8 9 यहाँ पे ऐसा करके मैं 9 कर देता हूँ इन्हें। इसका 10 के आसपास, इसका 12 है, इसका 14 है, इसका क्या है 16 है, इसका 19 के आसपास है, यहाँ पे सोडियम का 23 है। तो देखो अगर मैं काउंट करूं तो ये क्या हो गया हमारा, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन्थ और 8। बात समझ आ रहा है। 8 के बाद जो 9th एलिमेंट है ये Mg, उसको लिथियम के नीचे रख दिए। किसके नीचे रख दिए, लिथियम के नीचे। क्यों रखे, क्योंकि लिथियम के प्रॉपर्टीज और मैग्नीशियम के प्रॉपर्टीज गुण में समानता पाई गई, इसलिए उसके नीचे रखे। तो इनका बोलना है कि भैया जैसे अगर हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोलें तो देखो म्यूजिक में सा रे गा मा पा करके ऐसा रहता है 7, फिर अगर शुरू करना है तो फिर सा रे गा मा, तो यहाँ पे क्या रहता है, वो एक नोट खत्म होने के बाद नीचे जो आएंगे ना, फिर उसमें क्या रहता है, ऐसा रिपीट 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 होते रहता है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट के नीचे दूसरे को रखने का रीज़न यही है कि जैसे मैं यहाँ पे देखो बेरिलियम के नीचे एल्यूमिनियम को रखा, क्यों, क्योंकि इनके गुणों में कुछ समानता पाई गई। देखो ये अरेंजमेंट मैं नहीं रख रहा हूँ, ये अरेंजमेंट न्यूलैंड ने जो रखा और जो स्टेटमेंट बोला मैं उसी को एज इट इज बोल रहा हूँ, मैं अपना कुछ भी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, कुछ और पॉइंट देखो यहाँ पे मैं सीधा और एक साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको। ये है भैया इंग्लिश केमिस्ट लोथर मियर इन 1868। कौन, इंग्लिश केमिस्ट लोथर मियर इन 1860। देखो लोथर मियर के बारे में ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस यहाँ ये बोल रहा हूँ इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया था। क्या किया था, इन्होंने एलिमेंट अरेंज किया था और उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया था, एटॉमिक वॉल्यूम को लेकर के, एटॉमिक मास को लेकर के इन्होंने उनका जो ग्राफ है वो बना था, ठीक है। तो इनका भी जो है एटॉमिक वेट इन्वॉल्व तो था ही, ठीक है, लेकिन इनको ना उतना सक्सेस नहीं मिला, किनको, लोथर मियर को, ठीक है। और नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है, देखो यहाँ पे साइंटिस्ट बोलो केमिस्ट बोलो, है ना, मेंडलीव, ठीक है। मैं बता दूं मेंडलीव जो है एक रशियन केमिस्ट थे, ठीक है। और मेंडलीव को हम लोग फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, याद रखिएगा, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल अगर पूछे तो आप मेंडलीव का आंसर देंगे। क्या आंसर देंगे, इनके बारे में बोलेंगे हम लोग फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। हो गया, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया वो पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड था, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट को एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, इसी पे बेस्ड था, ठीक है। आगे देखो ये जो है ये इनका जो काम है 1869 में हुआ। डिमिट्री मेंडलीव, इनको क्या कहा जाता है, DIMITRI ऐसा भी इनका लिखा जाता है और DMITRI ऐसा दोनों चलता है, ठीक है, डिमिट्री मेंडलीव, ठीक है। फर्स्ट पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मतलब देखो एक्चुअल में जो पीरियोडिक टेबल डिजाइन हुआ, ठीक है, फर्स्ट अच्छा, मतलब जिसको हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं, वैसा पीरियोडिक टेबल जो है किसने बनाया, मेंडलीव ने, ठीक है। तो देखो क्या था, यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, मेंडलीव का स्टेटमेंट था, मेंडलीव का क्या स्टेटमेंट था कि ही अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। उसने पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंज किया, एलिमेंट की व्यवस्था की, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। जैसे मान लेते हैं किसी का एटॉमिक वेट 5 है तो पहले रहेगा, फिर 6 वाला बाद में रहेगा, फिर 7 वाला, तो यहाँ पे 5 6 7 8 इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज करते गए। बात समझ आ रहा है, ठीक है। एटॉमिक वेट एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज वर फाउंड टू रिकर पीरियोडिकली। और उन्होंने एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास क्यों रखा पता है, क्योंकि उनको ना जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उनमें पीरियोडिसिटी मिली। क्या मिली, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी किसको बोलते हैं कि एक निश्चित अंतराल के बाद, एक फिक्स इंटरवल के बाद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या पाया जाता था, रिपीटेशन पाया जाता था,
ठीक है, उनको वो मिला तो उन्होंने अरेंज कर दिया। आगे देखो, ही लेफ्ट गैप फॉर द एलिमेंट येट टू बी डिस्कवर एंड इवन प्रिडिक्टेड देयर पीरियोडिक टेबल। देखो मेंडलीव जो थे ना, ठीक है, मेंडलीव जो थे उनको पता था भैया मेरे को आज इतना एलिमेंट पता है, लेकिन इन फ्यूचर जो है बहुत सारे एलिमेंट और डिस्कवर किए जा सकते हैं। तो उन्होंने ना पूरे पीरियड, अभी मैं मेंडली पीरियोडिक टेबल बताऊंगा, उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में जगह जगह पे गैप छोड़ दिया था कि कोई और जो है पीरियोडिक एलिमेंट डिस्कवर करेगा तो यहाँ पे रखेगा करके। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल नॉट ओनली ब्रॉट ऑर्डर टू नॉन एलिमेंट बट ऑल्सो हैड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एकोमोडेट न्यू एलिमेंट। देखो ठीक है, उन्होंने देखो बहुत जगह भी छोड़े थे, ठीक है, और उन्होंने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ दी थी कि नए एलिमेंट आएंगे तो कैसा एडजस्ट होगा करके। ठीक है, देखो यहाँ पे ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दिया गया है। देखो ये जो पीरियोडिक टेबल यहाँ पे मैं अभी इंसर्ट किया हूँ, ये एग्जैक्ट पीरियोडिक टेबल मेंडलीव का नहीं है ना। अगर आपको देखना है तो आप बुक वगैरह से देख लेना, लेकिन एक जनरल आइडिया के लिए यहाँ पे मैं इसको रखा हूँ। क्लियर है? ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, इस पीरियोडिक टेबल को आज फॉलो करते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि इस पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ कुछ, जैसे यहाँ पे देखो जगह छूटा है, ये ठीक है, ये जगह छूटा है, तो ये जगह छूटा है तो इसके बारे में देखेंगे। देखो यहाँ पे है ब्लू इंक से जो दिया गया है जगह, ठीक है, एलिमेंट नॉन एट द टाइम आर रिटर्न। जब पीरियोडिक टेबल डिजाइन हो रहा था मेंडलीव का, उस समय ना ब्लू कलर वाले जो भी यहाँ पे देखो, ये ब्लू कलर वाले जो भी हैं वो पता थे। ठीक है, फिर देखो एलिमेंट नो लेटर आइटम, देखो जो रेड कलर के इंक में यहाँ पे हैं जो भी ना, ये बाद में डिस्कवर किए गए हैं मेंडलीव के बाद, और उसके पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे इंसर्ट किया गया है। डैश देखो यहाँ पे है, लेफ्ट ब्लैंक और क्या है, पैरेंथेसिस जो यहाँ पे है ऐसा छोड़ा गया है। देखो ये एलिमेंट जो है इसके लिए जगह छोड़ा गया है कि नया एलिमेंट आएंगे तो यहाँ पे रखना करके। बात समझ आ रहा है? तो मेंडलीव ने बहुत सारा अपने को नॉलेज दिया, हम लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें इससे पता चला। ठीक है, देखो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल करेक्ट तो नहीं था पूरा, लेकिन कुछ आइडिया हमें अच्छे अच्छे दे गया। इट ब्रॉट ऑर्डर एंड सिस्टम अमंग द नॉन एलिमेंट। देखो इसने ऑर्डर और सिस्टम अमंग द नॉन एलिमेंट, इसने एक अपने को एक सिस्टम बता दिया, एक कैसे ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है, और कैसा सिस्टमेटिक पीरियोडिक टेबल डिजाइन होना चाहिए, इसका एक आइडिया दे दिया। ठीक है, देखो इनका भी ये मानना था कि अगर हम लोग एलिमेंट को अरेंज करें एक प्रॉपर सीक्वेंस में, तो एक गैप के बाद ना एलिमेंट के प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है, रिपीटेशन आ जाता है, उसको हम लोग पीरियोडिक रिकरेंस ऐसा बोलते हैं। बात समझ आ रहा है? थर्ड पॉइंट उन्होंने ये कहा कि भैया मेंडलीव ने गैप छोड़ दिया था अपने पीरियोडिक टेबल में, बहुत सारा गैप छोड़ा था। गैप क्यों छोड़ा था पता है? गैप इसलिए छोड़ा था क्योंकि मेंडलीव को ये पता था कि इन फ्यूचर और एलिमेंट डिस्कवर किए जा सकते हैं, तो इनको वहां पे अरेंज कर दो करके। ठीक है, फिर देखो थर्ड, ही प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। हाँ, उन्होंने देखो गैप कैसा छोड़ा है, जैसे मान लो यहाँ पे देखो ये गैप छोड़ दिया, ठीक है, तो ये गैप छोड़े, तो उनको ये जरूर पता था कि कैल्शियम और टाइटेनियम के बीच में कोई एलिमेंट आएगा और उसका प्रॉपर्टीज जो है इन दोनों से क्या है, थोड़ा सा मैच करेगा, इसलिए वो उनके बीच में उन्होंने छोड़ दिया वैसा। ठीक है, तो ठीक है, मेंडलीव को इतना सारी चीजें जो है पता तो थे, आइडिया था। ठीक है, और यहाँ पे देखो ही प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न। अच्छा देखो, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका जो फाउंडेशन है वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से ही लिया गया है। बात समझ आ रहा है? आगे देखते हैं, मेंडलीव अरेंज एलिमेंट मेनली ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज किया था, एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज आर फाउंड टू बी रिकर पीरियोडिकली। कुछ उनको सक्सेस भी मिला, कुछ इसमें क्या है दिक्कतें भी हुई। चलो आगे कुछ और देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं देखो
सीधे हम लोग आते हैं इसी पॉइंट पे, ठीक है। ड्रॉबैक ऑफ मैंडलिप्स पीरियोडिक टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है कि मैंडलिप के पीरियोडिक टेबल में क्या क्या कमियां थी। तो कमियां क्या थी, है ना, कि आप सबको पता है कि मैंडलिप के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है उसका पोजीशन फिक्स नहीं था। क्या था? फिक्स नहीं था, ठीक है। क्यों नहीं था? क्योंकि ना ये सिमिलैरिटी दिखा रहा था एल्कली मेटल्स और हैलोजन के बीच में। अब क्वेश्चन आता है भैया एल्कली मेटल है क्या? तो देखो एस ब्लॉक जो एलिमेंट है, देखो एस ब्लॉक बोल रहा हूँ मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बता रहा हूँ। आज के डेट में जो एस ब्लॉक एलिमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज एस ब्लॉक वन को, जो एस ब्लॉक वन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स मतलब बेसिक नेचर का जो एलिमेंट मेटल है उसको हम लोग बोला जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स क्यों नहीं था? तो एक रीजन ये है कि उसकी प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल के साथ मिलती थी और उसकी प्रॉपर्टीज हैलोजन के साथ भी मिल जाता था, इसलिए फिक्स नहीं था। सेकेंड देखो आइसोटोप्स, ठीक है। मैंडलिप के पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप को प्रॉपर रखा नहीं जा सकता था, ठीक है। मतलब आइसोटोप को कैसे नहीं रखा जा सकता था? एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, देखो भैया, देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और मास भी 1 है, ये नॉर्मल हाइड्रोजन है। फिर और एक हाइड्रोजन होता है एटॉमिक नंबर 1, मास है क्या है? 2, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं। एक हाइड्रोजन 1 है और मास 3 है, इसको ट्रिटियम बोलते हैं। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप है? 3। अगर इसी हाइड्रोजन को मैं एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करूं तो जहां पे एटॉमिक मास 1 आएगा वहां पे ये आ जाएगा, जहां पे एटॉमिक मास 2 आएगा वहां पे सेकंड वाला आ जाएगा, और जहां पे एटॉमिक मास 3 है वहां पे ये थर्ड वाला आ जाएगा। अब देखो हो क्या रहा है, एक ही एलिमेंट को, हाइड्रोजन एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट को हम लोग अलग 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 जगहों पे रख रहे हैं, तो ये तो गलत हुआ, ठीक है। तो आइसोटोप को अच्छे से अरेंज नहीं किया जा सकता था मैंडलिप के पीरियोडिक टेबल में, ये इसका ड्रॉबैक था। क्या था? ड्रॉबैक था, ठीक है। ये दोनों पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट पे जाते हैं, नो प्रॉपर प्लेस कुड बी गिवन टू रेयर। देखो आज के डेट में आपको पता है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रेयर अर्थ एलिमेंट है जिसको लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड बोलते हैं, या इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलोगे। तो इनका प्रॉपर प्लेसिंग नहीं था इसमें मॉडर्न, मैं सीधी बोलूं मैंडलिप के पीरियोडिक टेबल के टाइम ना रेयर अर्थ एलिमेंट उतने अच्छे से लोगों को पता भी नहीं था, ठीक है, रखना तो दूर की बात, ठीक है। 4, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट कुड नॉट बी मेंटेन। देखो अब बोले कि भैया मैंडलिप के पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को कैसे अरेंज किया हो, तो बोले कि अरेंज तो हम लोग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग किए हैं, बिल्कुल सही। लेकिन एटॉमिक मास के भी अकॉर्डिंग अरेंज किया है ना, तो वहाँ पे भी थोड़ा कई कई जगहों पे ना प्रॉब्लम हुआ, कुड नॉट बी मेंटेन, उस एटॉमिक मास को भी अच्छे से अरेंज नहीं कर पाया है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द रीजन फॉर द पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। देखो अभी बोले मैंडलिप खुद बोलता था कि भैया हम लोग एलिमेंट को जो अरेंज किए हैं ना उसको हम लोग ऐसा अरेंज क्यों किए हैं, क्योंकि ना एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक रेगुलर एटॉमिक मास के बाद फिर नीचे में रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है क्योंकि उनके गुणों में समानता पाई जाती है। पीरियोडिसिटी गुणों में क्या है, एक साइक्लिक चेंजेस आते हैं। तो बोले क्यों आते हैं, तो ये नहीं बता पाता था चीज क्यों आता था करके, ठीक है। जो पीरियोडिसिटी और प्रॉपर्टीज को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देयर वॉज नो प्लेस फॉर द नोबल गैसेस। देखो जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव का, उसमें नोबल गैसेस के लिए अच्छे से कोई जगह नहीं थी, प्रॉपर जगह नहीं था, ठीक है। बाद में शायद उसको जीरो ग्रुप करके ऐड वगैरह किए थे। पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट लाइक टेलुरियम, ठीक है, आयोडीन वर नॉट इन द अरेंजमेंट विद देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम बताया था, टेलुरियम अपने सही जगह पे नहीं था, आयोडीन अपने सही जगह पे नहीं था करके बोला जा रहा है। डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस रिक्वायर अ सेपरेट ग्रुप, ठीक है। ये सब दिक्कतें थी, आप देख लेना, ठीक है। देखो इतने दिक्कतों के बाद भी ना ये बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है, ये वाला पॉइंट देखिए आप लोग। डिस्पाइट सम ड्रॉबैक मेंडलीव्स पीरियोडिक
टेबल वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट एंड अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। बिल्कुल सही। इतनी गलतियां होने के बाद इवन आज के डेट में मेंडलिक पीरियोडिक टेबल को हम लोग कंसीडर भी नहीं करते, लेकिन इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के डिजाइन होने में। क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो डिजाइन है, जो कॉन्सेप्ट है, उसका बेस कहां से आया? मेंडलिक के पीरियोडिक टेबल से। समझ आ रहा है? ये ग्रेट अचीवमेंट है, ठीक है, और एक माइलस्टोन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बनने में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ बहुत सारी चीजें दिया गया है कि यहाँ पे देखो शॉर्ट कमिंग ऑफ द मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल वर रिमूव बाय द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। देखो बाद में नोबल गैसेस अच्छे से डिस्कवर हुए, आइसोटोप के बारे में अच्छा से पता चला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। हम लोग नोट करते हैं ना जो एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब यहाँ पे नोबल गैसेस, आइसोटोप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से पता चला ना, तो फिर से कोशिश ऐसा हुआ कि हम ये जो मेंडलिव का पीरियोडिक टेबल है उसको रीडिजाइन करें, अच्छे से डिजाइन करें, ठीक है। ऐसा सोचा जा रहा था, लेकिन एक चीज यहाँ पे ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, एक कॉन्सेप्ट आ गया एटॉमिक नंबर का, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर का जो है एंट्री होता है। पहले क्या होता था, मेंडलिव का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पे बेस्ड था, ठीक है। तो अभी जो है एटॉमिक नंबर एक नया टर्मिनोलॉजी आ गया, इसका रोल बढ़ जाएगा। अब देखो हुआ क्या पता है, ठीक है। एक 1919 में देखो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के आसपास प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, ठीक है। प्रोटॉन की जैसे डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस में, ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे H.G.J. मोस्ले, ठीक है। इसने क्या देखा, भैया जो ये बात गलत बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, मोस्ले ने एक लॉ दिया, ठीक है। इसने पीरियोडिक लॉ, आगे हम लोग देखेंगे शायद यहाँ पे पीरियोडिक लॉ करके आएगा, मोस्लेस पीरियोडिक लॉ करके आएगा। उसने क्या बोला पता है, उसने बोला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसी को हम लोग बोलते हैं मोस्लेस पीरियोडिक लॉ, ठीक है। आगे यहाँ पे देखो कुछ कुछ दिया गया है, ये जो मोस्ले हैं उनके बारे में बताया गया है। ही डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर ऑफ 56 एलिमेंट फ्रॉम एक्सरे स्पेक्ट्रा, ठीक है। एक्सरे स्पेक्ट्रा से पता किया। ही अरेंज द एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। उसने फिर एलिमेंट को अरेंज किया किसके किसके अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया। He show that their physical and chemical properties are the periodic function of their atomic number. उसने एक लॉ दिया, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। ही पुट फॉरवर्ड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इन 1930। 1930 में उसने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया, और वो लॉ ये वाला है, ये ठीक है। मोस्ले यहाँ पे खुद बताया गया। मोस्ले डाइड इन क्या है, गैलीपोली कैंपेन इन 1915 वाइल सर्विंग इन द ब्रिटिश आर्मी, ऐसा करके इनके बारे में कुछ बताया गया है। यहाँ पे देखो यह मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये याद रखिएगा। इसको देने वाला, लॉ को देने वाला कौन है, मोस्ले ही है, ठीक है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं भैया। यहाँ पे ना कंपैरिजन है, किसका कंपैरिजन है, मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल का और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसमें किस बेस पे अरेंज किया गया भैया, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से एलिमेंट को अरेंज किया गया। इसमें क्या है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किया गया है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2 क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, ठीक है। नो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज वॉज इंडिकेटेड। यहाँ पे देखो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। देखो यहाँ पे भी ऐसा था, यहाँ पे बस ये बोला था गया था कि जहाँ पे एटॉमिक नंबर है वहां पे इसके डेफिनेशन में एटॉमिक मास था। पोजीशन ऑफ आइसोटोप, देखो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, किसका,
मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप का पोजीशन बहुत बड़ा हेडेक था, लेकिन ये हेडेक जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सॉल्व हो गया। ठीक है, कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी, ठीक है, नो रीजन वाज एक्सप्लेन। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी के बारे में कोई चीजें नहीं बताया गया। पीरियोडिक रिकरेंस इज ड्यू टू द रिपीटेशन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। यहाँ पे बोला गया कि पीरियोडिसिटी क्यों होता है भैया, तो पीरियोडिसिटी इसलिए होता है क्योंकि रिपीटेशन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, गैप इन द टेबल, गैप फॉर लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, नो गैप, यहाँ पे कोई गैपिंग वगैरह नहीं छोड़ा गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। एक्सेप्टेंस, यहाँ कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिला है, लेकिन इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिला हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब मैं आपने को बता दिया था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किए हैं। एक है एस ब्लॉक, एक है पी ब्लॉक, एक है डी ब्लॉक और एक है एफ ब्लॉक। ठीक है, एक एक करके देखते जाएंगे हम लोग। देखो यहाँ पे दिया है एस ब्लॉक के बारे में, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 और NS2। ठीक है, तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 से लेकर के 2 होता है। ये पॉइंट क्लियर? ठीक है, फिर देखो इंक्लूड ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। इसमें कौन कौन से ग्रुप, देखो टोटल ग्रुप कितने हैं, 18 हैं। उसमें से ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 कौन से ब्लॉक से रिलेटेड है, तो एस ब्लॉक से। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ठीक है, एस ब्लॉक से रिलेटेड है। द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस ऑर्बिटल। देखो इनको एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट को एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते ही क्यों है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना वो एस ऑर्बिटल में एंटर करेगा। दीज आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है, जो एस ब्लॉक एलिमेंट है उसको हम लोग कौन सा एलिमेंट बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखो हाइड्रोजन आ गया है, सोडियम आ गया है और मैग्नीशियम आ गया। मैं बता दूं, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ना एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं बोला जाता। हाइड्रोजन एस ब्लॉक का एलिमेंट है ही नहीं। फिर बोलो कि क्यों रखा गया है, रखा इसलिए गया है भैया क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एस ब्लॉक 1 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैच कर जाता है, इसीलिए हाइड्रोजन को लिथियम के ऊपर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला, इसका कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। देखो ब्लॉक कौन सा है, एस ब्लॉक। ठीक है, ग्रुप कौन कौन से आएंगे, 1 और 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगा पहले वाले का और सेकंड वाला होगा NS2 होगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्लियर हुआ? अब हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं भैया, पी ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा है, पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ रहता है, इसको आप ऐसा नोट कर सकते हो, NP1 से लेकर के 6 आएगा और NS2 ऐसा भी लिख सकते हो, और ये जो लिखा है ना NS2 NP1 से लेकर के NS2 NP6 ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखो इंक्लूड ग्रुप नंबर 13 से लेकर के, ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 तक जो भी रहते हैं वो कौन से किस में आते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, इनको लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन पी ऑर्बिटल, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है, पी। जैसे देखो यहाँ बोरॉन, बोरॉन का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया, क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया, नियोन का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया, इसलिए इनको हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में देखो इंफॉर्मेशन थोड़ा सा दिया है, ये पी ब्लॉक, ये देखो पी ब्लॉक है, कितने ग्रुप आएंगे भैया, 13 से लेकर के 18 तक के पूरे ग्रुप आएंगे। ठीक है, फिर देखो कहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP1 से लेकर के NS2 NP6 तक है। दीज आर ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट में देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, N-1 D 1 से लेकर के N-1 D 10 तक जाएगा।
और NS 0 से लेकर के 2 रहेगा, ठीक है। इसको आप लोग ऐसा भी नोट कर सकते हो, N-1 D 1 से लेकर के 10 तक गया, और NS 1 और 2 ऐसा जाएगा, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। इंक्लूड, देखो अब मैं बोलूँ डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक आता है। कहाँ से लेकर के 3 से 12 तक आता है। लास्ट डी इलेक्ट्रॉन एंटर द डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में एंटर करता है। अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट को और क्या इस नाम से जानते हैं हम लोग, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। किस बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो देखो एफ का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, डी में, 3D में जाता है। कॉपर का जो है किस में जाता है, डी में जाता है, तो इसलिए इसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे डी ब्लॉक के बारे में बताया गया भैया, ये जो थर्ड वाला है देखो, डी ब्लॉक है, ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक आएंगे, N-1 D क्या है 1 to 10 करके, NS 0 to 2 मतलब 1 और 2 जनरली होता है, और इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। उसके बाद देखो भैया एफ, ठीक है, एफ, ठीक है। तो एफ में देखो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, N-2 F1 से लेकर के N-2 F14 तक होता है। N-1 0 से 1 रहता है, और NS2, ठीक है, ये करेक्ट है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो भैया, N-2 F1 से लेकर के 14 N-1 D और 0 और 1 0 1 होगा, और NS क्या रहेगा 2, ठीक है। अच्छा, ये N बोल रहे हैं, आपको समझ तो आ रहा है ना कि N क्या है करके। ये जो N है ना, ये क्या है, किसको बताता है, ऑर्बिट को। किसको बताता है, ऑर्बिट को। ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलते हैं, और शेल के बारे में भी बोलते हैं, तो इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला गया है कि इंक्लूड 14 एलिमेंट ऑफ लेंथेनॉइड एंड 14 एलिमेंट ऑफ एक्टिनॉइड। पूरे एफ ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं, 28 एलिमेंट होते हैं। तो लेंथेनॉइड के 14 और एक्टिनॉइड के 14, ठीक है। द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर एफ ऑर्बिटल, तो ये हमारा सीरियम हो गया, और यहाँ पे यूरेनियम करके दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बोला कि एफ ब्लॉक एलिमेंट इज नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको क्या बोला जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर चुके हैं, एक को लेंथेनॉइड और एक को एक्टिनॉइड बोलते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक कैलकुलेशन बता दूं, एस ब्लॉक में 13 एलिमेंट हैं, पी ब्लॉक में ना 36 37 एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट में ना इतने एलिमेंट हैं, ठीक है। और एफ में जो है 28 एलिमेंट हैं, ठीक है। अब इन सब को ऐड करके देखो, किसको किसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको और इसको, सबको चारों को ऐड करोगे तो आपको 118 एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है, एक मिनट ना, 4 6 7, हाँ ठीक है, आपको 118 एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो स्पेशल पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, देखो यहाँ पे ना एक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग डिजाइन किए, इसमें भी ना एक प्रॉब्लम रह गया है। क्या प्रॉब्लम रह गया है, देखो ये हाइड्रोजन का पोजीशन और हीलियम का पोजीशन, ठीक है। देखो हाइड्रोजन का और हीलियम का जो पोजीशन है ना, अभी भी प्रॉब्लम बना हुआ है, किसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। उनको जहां पे रहना चाहिए ना, वहां पे वो लोग रह नहीं पा रहे हैं, और रखे गए हैं जहां पे, जैसे हाइड्रोजन को एस ब्लॉक में रखे गए, क्यों रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे। हीलियम को पी ब्लॉक में रखे हैं ना, तो क्यों रखे हैं, क्योंकि हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो नोबल गैसेस से मैच करता है, इसलिए रखा गया, और कोई बहुत बड़ा ऐसा रीजन नहीं है, ठीक है। तो देखो की पॉइंट यहाँ पे कुछ बोला गया है, एलिमेंट विद सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो सिमिलर क्या दिया है, प्रॉपर्टीज। फिर देखो द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक, ये तो बात कर चुके हैं, खत्म, ठीक है। ये देखो जिसके बारे में हम बोल रहे थे, ये है एस ब्लॉक,
ठीक है। यहाँ पे देखो ग्रुप नंबर 1 और 2, ये देखो ग्रुप किसको बोलते हैं पता है, ये ऐसा ऐसा जाएंगे तो ग्रुप बोलेंगे। तो कितने ग्रुप आए 2, तो एस ब्लॉक में कितने ग्रुप है 2। देखो पी डी ब्लॉक में 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब पी ब्लॉक में देखो यहाँ तक कितना हो गया था, 12 आ गया, 13 14 15 16 17 और 18, ठीक है, ये हो गया। और ये में इसमें इस वाले को देखो, इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड, और इस पूरे वाले को क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड, ठीक है। यहाँ पे ऐसा बोला गया है। द पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल कैन बी इजीली प्रिडिक्टेड फ्रॉम इट्स सिलेक्शन। बिल्कुल, ये जो लाइन बोला है ना, अभी खैर तो मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है पता है ना आपको। जैसे मान लो मुझे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो नोट करना है। तो 1s2 2s2 2p6 3s1 ऐसा रहेगा। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, सोडियम का, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे मैं बिल्कुल बता सकते हैं हम लोग कि बिल्कुल ये बता सकते हैं कि ये सोडियम जो है कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है करके, ठीक है। देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, 3s1 पे, तो एस ब्लॉक का बात खत्म, ठीक है, क्लियर है। जैसे मान लेते हैं अपने को क्लोरीन का नोट करना है, क्लोरीन का 17 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3p में गया होगा ना, 5 इलेक्ट्रॉन जो गए हैं उसमें से लास्ट इलेक्ट्रॉन भी p में गए हैं, तो इसलिए क्लोरीन कौन से ब्लॉक का है, p ब्लॉक का, सिंपल बात, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। देखो भैया ये हम लोग इस पर बात कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, कितने टाइप का है थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। ये क्या है, 4 टाइप का है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, ये बोला गया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस पे बेसिस पे हम लोग 4 ब्लॉक में डिवाइड किए हैं, बात कर चुके हैं एस पी डी और एफ, ठीक है। एस पी डी और एफ इसको पूरी डिटेल में पहले बात कर चुके हैं, वही बातें बोला गया है बार बार, ठीक है। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है मैं सीधे आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो मान लेते हैं कि सोडियम, भैया सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है आपको पता है, सोडियम में है 11 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8 और सबसे लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो लास्ट ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट कौन सा ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट होगा। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड और ये थर्ड ऑर्बिट है। तो जो थर्ड ऑर्बिट है ना, क्लियर है, जो थर्ड ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, थर्ड ऑर्बिट को लास्ट ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, तो जो थर्ड ऑर्बिट या लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा ना उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। बस समझ आ रहा है। यहाँ पे टॉपिक पे याद करो ये वाला जो टॉपिक, ठीक है। एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, लिथियम आपको पता है 3 है, तो 2 और 1 लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया 1। फिर देखो आप सोडियम का देखो, सोडियम का 11, तो 2 8 और 1, तो लिथियम के जस्ट नीचे कौन है, सोडियम। तो लिथियम में जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम में, और सोडियम के नीचे कौन है, पोटेशियम, उसमें भी लास्ट में ना एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, हेंस दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल ठीक है भैया। एलिमेंट अगर एक ही ग्रुप में होंगे, जैसे लिथियम हो, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना वो बहुत हद तक क्या है, एक दूसरे से मैच करते हैं। फिर देखो द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो शो रेगुलर ट्रेंड डाउन द ग्रुप, ठीक है। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब देखो मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गई, है ना, ये सब जो प्रॉपर्टीज है ना एलिमेंट की, दैट आर नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब किस टाइप का रिएक्शन दिखा रहा है, क्या कैसा रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, वो सब चीजें केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आएगी। उसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो क्या किस में आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा, क्लियर है। आगे देखते हैं, वही चीजें बताया गया है, देखो भैया, ठीक है, वही चीजें हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में लेंथेनॉइड और एक्टिन दोनों आते हैं, ठीक है। स्पेशल पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट, यही बात का गया है। फिर हाइड्रोजन और लिथियम का थोड़ा रिपीट हो गया है।
देखो एस ब्लॉक के बारे में फिर से यहाँ डिटेल आ गया है, तो थोड़ा देख लेना। S1 और 2 वही चीजें हैं, NS है, एल्किली। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट है, देखो ग्रुप 1 को हम लोग एल्किली मेटल्स बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एल्किली मेटल्स। अगर आपको कोई पूछे कि एल्किली मेटल्स का मीनिंग क्या होता है, तो बेसिक नेचर वाले एलिमेंट, ठीक है। और एल्किलीन का इसका भी ये भी होता है बेसिक नेचर का। तो एस ब्लॉक 1 वाले और एस ब्लॉक 2 वाले दोनों के दोनों बेसिक नेचर के होते हैं। यहाँ 13 से लेकर के 18 तक जाता है, ठीक है। पी ब्लॉक NP हो गया। देखो डी ब्लॉक के बारे में बता दूं थोड़ा सा, यहाँ पे कुछ चीजें बोला है। दीज आर एलिमेंट फॉर्म वेरियस कलर। देखो जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट है ना, बहुत ज्यादा कलरफुल होते हैं। जैसे आप देख लो ना भैया, कॉपर सल्फेट आपने लैब में देखा होगा। कॉपर सल्फेट तो आपने देखा होगा डार्क ब्लू कलर का होता है। क्या होता है, डार्क ब्लू कलर का, ठीक है। फिर आपने देखा होगा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ऑरेंज कलर का होता है। क्या होता है, ऑरेंज कलर का होता है। तो और ये जो है, ये कॉपर कौन से ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है। क्रोमियम कौन सा है, डी ब्लॉक का है। तो यहाँ पे इतना कलरफुल क्यों होते हैं, तो इसका आंसर है भैया, ये दो रीजन से कलरफुल होते हैं। एक आता है DD ट्रांजिशन और एक होता है LMCT। दो रीजंस, जो कलर है ना, जो कलर है वो क्या है, DD ट्रांजिशन के चलते। मे भी अगर क्वेश्चन आए तो याद रखेंगे, एक DD ट्रांजिशन के चलते होता है और एक LMCT के चलते होता है। बात समझ आ रही है, ये दोनों रीजन के चलते कलर होते हैं। हम लोग इससे बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट में। देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट में एक 4F सीरीज आती है और एक क्या आता है भैया, 5F सीरीज। एक 4F सीरीज और एक 5F सीरीज, ठीक है। लेंथेनॉइड में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर करता है, ठीक है, N-2 4F। और एक्टिनॉइड में इलेक्ट्रॉन N-2 5F वाले में जाते हैं, ठीक है। दिस एलिमेंट शो कैटेनेशन एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो कैटेनेशन क्या होती है, जैसे मान लेते हैं कि एक एलिमेंट है और बोल रहे हैं कि भैया उस एलिमेंट में ना क्या मिल रहा है, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज होता है। जैसे तो ए इसको ऐसे, तो ये ना एक दूसरे से मिल करके चेन टाइप के स्ट्रक्चर अगर बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। जिससे आपने देखा होगा कार्बन का, कार्बन सबसे लॉन्गेस्ट क्या बनाता है, बहुत लंबा लंबा जो है क्या बनाता है, कार्बन चेन बनाता है। तो उसको बोलते हैं कि कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टीज, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, भैया आपने देखा होगा, जैसे मैं बोलूँ कि सोडियम प्लस करके नोट करते हैं, तो कोई पूछे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। जैसे आयरन 3 प्लस किए, कोई पूछा भैया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो +3, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये बोलना चाहता है कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट है ना, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, शो करते हैं, सही है, ठीक है। ये भी मैं बता चुका हूँ और ये भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ना कुछ चीजें बताया गया है किसके बारे में, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बारे में, ठीक है। द 14 एलिमेंट, ठीक है ना। लेंथेनम के बाद के है ना जो 14 एलिमेंट है, ठीक है, उसको हम लोग लेंथेनॉइड बोलते हैं या 4F सीरीज एलिमेंट बोलते हैं। 14 एलिमेंट एक्टिनियम के बाद, एटॉमिक नंबर 89 के बाद, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड बोलते हैं या 5F सीरीज एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। फिर देखो इसको हम लोग बात कर चुके हैं। देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें दिया है, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो एस ब्लॉक के बारे में क्या बोला है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटालिक इन नेचर फॉर्म आयनिक कंपाउंड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। जो एस ब्लॉक एलिमेंट है ना, वो जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ, आपने देखा होगा लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस। कभी आप इनको माइनस के साथ देखे हो, नहीं देखे होगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के मेटल उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। जैसे लिथियम प्लस कैसे बना होगा, लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया होगा, तो लिथियम प्लस बना, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो एस ब्लॉक के जितने भी होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ साथ क्या होते हैं, वो होते हैं भैया मेटालिक नेचर के। इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो होते हैं मेटल। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो मेटल होते हैं ना, वो मोस्टली केसेस में
इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। और क्या बनाता है? आयोनिक कंपाउंड बनाता है। कौन सा बनाता है? आयोनिक कंपाउंड। शो अ रेंज ऑफ प्रॉपर्टी, शो अ रेंज ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। देखो ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है ना, इसमें मेटल भी प्रेजेंट रहते हैं, नॉन मेटल भी, मेटलॉइड्स भी आ जाते हैं। फॉर्म कोवैलेंट एज वेल एज आयोनिक कंपाउंड। देखो ये जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है ये आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और ना कोवैलेंट कंपाउंड भी ये लोग बनाते हैं, कोवैलेंट और आयोनिक दोनों बनाते हैं। लेकिन एस ब्लॉक वाले ना मोस्टली क्या बनाते हैं? आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट। और आप सोच रहे हो कि भैया ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है यार? देखो ट्रांजिशन एलिमेंट का मीनिंग क्या होता है, देखो मैं पहले बता देता हूँ ट्रांजिशन क्या होता है, ठीक है? तो ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन जो है ना, प्रॉपर्टीज में चेंज होना। प्रॉपर्टीज में क्या होना? जो चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन इन प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन इन प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है? देखो जो डी ब्लॉक है ना, देखो जो डी ब्लॉक है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता है। क्या होता है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता है। ये जो एस ब्लॉक है वो कैसा होता है भैया? बेसिक नेचर का। और जो ये पी ब्लॉक है वो कैसा होता है? एसिडिक नेचर का। तो ये जो डी ब्लॉक है ना, वो धीरे धीरे उसमें क्या होता है? बेसिक नेचर कम हो जाता है, फिर एसिडिक नेचर ऐसा आना शुरू होता है। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो बेस से लेकर के एसिड तक क्या दिखाते हैं? ट्रांजिशन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? ट्रांजिशन दिखाते हैं, चेंजेस दिखाते हैं। दैट्स वाई दिस एलिमेंट आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। उसके बाद देखो फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। डी ब्लॉक एलिमेंट पहले भी बता चुका हूं, बहुत सारे कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। कलर्ड कंपाउंड बनाने का दो रीजन है, एक तो डी ट्रांजिशन और एक एलएमसीटी। बात समझ आई? आगे देखते हैं। सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक वाले एलिमेंट जो है सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे एस ब्लॉक वाले जनरली 1 या 2 करेंगे, पी ब्लॉक वाले 4 और 5 तक दिखा देते हैं। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं भैया, डी ब्लॉक का एक एलिमेंट है कौन? मैग्नीज। इसका आप देखेंगे तो +1 +3 +5 +7 करके इस टाइप का रहता है, ठीक है? तो इसके बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहे हैं, एक ही एलिमेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट लग रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट कहने का मतलब है उसमें कितना चार्ज लगा है, ठीक है? एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट इज नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। सो कैटेनेशन अभी पढ़ लिए, एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन, ये भी ऐसा शो करता है, ठीक है? चलिए ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये पूरा सब चीज़ें बता चुके हैं। ये बार बार चीज़ें रिपीट हो गई, बता चुके हैं। ये तो कितने बार रिपीट हो गया बता चुका हूँ। अब लेंथेनॉइड के बारे में ही बता चुका हूँ। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड क्या है? लेंथेनॉइड जो है 14 एलिमेंट होता है, 58 से लेकर के 17 तक, 71 तक सॉरी। एक्टिनॉइड जो है 14 एलिमेंट आते हैं, बिल्कुल सही। 90 से लेकर के 103 तक के जो एलिमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एक्टिनॉइड बोलते हैं। ये पीरियोडिक टेबल है अपना, बात कर चुके हैं पूरा, ठीक है? ये देखो वही चीज़ अभी जो हम लोग बात किए वही सब चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग एक बार पढ़ लेना, बार बार थोड़ा रिपीट हो गया, ठीक है? अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो अगर आपको कोई पूछे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, तो आप बोलेंगे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है? यहाँ पे क्या डेफिनेशन दिया है थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, आई रिक्वायर्ड, ठीक है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 mole of isolated gaseous atom to form a 1 mole of gaseous cation is called ionization enthalpy। देखो इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे देखो ये कोई एलिमेंट है, उसको हम लोग एनर्जी दिए तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया,
ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो है इससे अलग हो गया। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन अलग हुआ? 1। तो इसमें कितने चार्ज है? +1। 1 मोल ऑफ गैसियस एटम और 1 मोल ऑफ गैसियस कैटायन। ठीक है, I1 फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयोनाइजेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, बिल्कुल सही बोला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात भी है। आयोनाइजेशन एक कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है ऑलवेज पॉजिटिव होगा। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, बिल्कुल सही। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से सेकंड वाला ज्यादा होगा, सेकंड से थर्ड वाला, थर्ड से फोर्थ वाला, ऐसा करके जनरली, एक्सेप्शन को छोड़ दे तो यही होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो यूनिट है किलो जूल पर मोल। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखो, ठीक है, टाइप ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड, ठीक है, ऐसा करके रहता है। रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, भैया फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है तो फर्स्ट करेगा, और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को हटाएगा, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड को यहाँ पे हटाएगा। सिमिलरली सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैन बी डिफाइंड। ठीक है, देखो इसको ध्यान से देखो, बहुत सारे चीज बोला गया है। ये अभी देखो, ये मेटल है, गैसियस स्टेट में है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन हटाए तो मैग्नीशियम सॉरी मेटल प्लस आ गया, फिर और 1 इलेक्ट्रॉन हटाए तो क्या है? ये सेकंड हो गया, और ये क्या हो गया हमारा? थर्ड हो गया। तो यहाँ पे जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, अगर कोई एक्सेप्शन नहीं है तो 4 वाला थर्ड से ज़्यादा होगा, थर्ड वाला सेकंड से, सेकंड वाला फर्स्ट से। Each successive ionization enthalpy is higher than the previous one because of increasing nuclear charge। हाँ, जो ये जो है इससे ज़्यादा हो रहा है, बिल्कुल। इसके लिए रीज़न क्या है हमारा? याद रखना, इसके लिए जो रीज़न है ना, इसके लिए जो रीज़न है न्यूक्लियर चार्ज है। ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ क्या है? डिक्रीजिंग साइज ऑफ द स्पीसीज है। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, फर्स्ट है एटॉमिक साइज। ये लार्जर द एटॉमिक साइज लोअर द, जितना बड़ा एटॉमिक साइज होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतना कम होगा। सेकेंड है न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज़्यादा क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा। शिल्डिंग इफेक्ट, जितना ज़्यादा शिल्डिंग इफेक्ट होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतना कम होगा, क्योंकि शिल्डिंग इफेक्ट जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अगेंस्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है, हाफ फिल एंड फुली फिल ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल एंड हैव हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो, हाफ फील्ड है और फुल फील्ड है, वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत टफ है। ठीक है, तो अपने को ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ जाएगी। ये पॉइंट समझ आ गया होगा। उसके बाद इजी रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट। सही बात है, अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो वहां से इलेक्ट्रॉन हटाना बहुत ज़्यादा टफ प्रोसेस है। ट्रेंड इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप, डाउन अ ग्रुप, ठीक है, डाउन अ ग्रुप, डाउन अ ग्रुप क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीज होती है। अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जाएं, लो टू हाई जाएं, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीज होती है। रीजन क्या है? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है। शिल्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है, शिल्डिंग इफेक्ट हो रही है इंक्रीज, और न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो इसी के चलते क्या हो जाएगा? डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। ठीक है, क्रॉस ऑफ पीरियड लेफ्ट टू राइट, ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है, शिल्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम रहता है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा ऐसा करके। देखो, वेरिएशन इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी अक्रॉस अ पीरियड, देखो लिथियम से ज़्यादा होगा बेरिलियम का, बेरिलियम से
लिथियम से ज्यादा बेरिलियम का ज्यादा होगा। देखो बेरिलियम का लिथियम से भी ज्यादा होता है और बोरोन से भी ज्यादा होता है। ठीक है, रीजन देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, देखो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, 1s2 और 2s2। तो इसका देखो 2s2 कंप्लीटली फिल है, तो 2s2 कंप्लीटली फिल है तो वहां से इलेक्ट्रॉन हटाना बहुत ज्यादा टफ है। ठीक है, तो ज्यादा एनर्जी लगेगा। लेकिन जो बोरॉन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2 और 2p1। ठीक है, तो 2p1 मतलब p जो है पार्शियली फील्ड है, पार्शियली फील्ड से इलेक्ट्रॉन हटाना कंपेरेटिवली इजी होता है। ठीक है, अब देखो बोरॉन के बाद कार्बन का बड़ा है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ना कार्बन और ऑक्सीजन से ज्यादा है। तो क्योंकि देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 7 होता है, तो 1s2, 2s2 और 2p3। तो यहाँ भी p जो है क्या है, हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन हटाना बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है, इसलिए नाइट्रोजन टॉप पे और ऑक्सीजन बॉटम पे है। जैसे यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p4 4 होने के चलते ये जो है पार्शियली फिल्ड है और उससे कम एनर्जी लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन बोला भी है बेरिलियम बोरॉन से ज्यादा बेरिलियम का होता है, ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन का होता है। इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू 2p ऑर्बिटल विच इज हायर इन एनर्जी देन 2s ऑर्बिटल। ठीक है, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन क्या है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल्स। ये चलो ये याद रखना, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के चलते ये रीजन आ रहा है। अब आ रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है, देखो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, इस चीज को याद रखना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यहाँ पे रिलीज। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस एनायन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो क्या होता है, अगर डेफिनेशन कोई पूछे तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वी एंटर एन इलेक्ट्रॉन टू outermost cell of atom, outermost cell of isolated gaseous atom, then it is known as क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये देखो x है ना, ये कोई एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर का है, तो इतना 1 मोल ऑफ गैसियस एनायन में 1 मोल ऑफ गैसियस एटम था, इसका भी यूनिट किलो जूल क्या है, पर मोल आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इलेक्ट्रॉन गेन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव, मोर नेगेटिव वैल्यू मीन्स ग्रेटर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो यहाँ पे एक लाइन बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक, ये पूरी तरह से सही नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो फर्स्ट वाला होता है, जिसमें हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन को एंटर कराते हैं, वही बस एक्सोथर्मिक होता है। उसके बाद अगर हम लोग और एक इलेक्ट्रॉन एंटर कराते जाएं तो वो एक्सो नहीं एंडो हो जाता है। तो याद रखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन बिल्कुल बनती है। ठीक है, यूनिट क्या हो गया भैया, किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज में क्या होता है, जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतना ज्यादा नेगेटिव होगा। स्मॉलर द साइज मोर नेगेटिव द इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, उतना ज्यादा मोर नेगेटिव होगा। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज, हायर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मोर नेगेटिव द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जितना ज्यादा नेगेटिव क्या आ जाएगा, हायर द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज मोर नेगेटिव द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उतना कम हो जाता है। न्यूक्लियर शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट लेस नेगेटिव द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
half filled and fully filled orbital resist addition of electron, hence have less negative or positive value. Easy addition of electron is stable configuration give more negative value. देखो द सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, when more than one electron is added to a gaseous atom successively the electron gain enthalpy become less and less negative, ठीक है। देखो एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन गया इतना, सेकेंड इलेक्ट्रॉन करेंगे तो डायनाइन बनेगा, एनाइन की जगह डायनाइन बनेगा, ये हो जाएगा। फिर और एक इलेक्ट्रॉन एंटर करोगे तो ट्रायनाइन हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखना कि ये जितना भी ऐसा करते जाओगे तो उसका जो एंथैल्पी का वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। इस सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लेस नेगेटिव और मोर पॉजिटिव देन द प्रीवियस वन ड्यू टू इंक्रीजिंग रिपल्सिव between each successive electron gain enthalpy is less negative more positive, ठीक है, देन द प्रीवियस ड्यू टू इंक्रीज रिपल्सन। देखो रिपल्सन इंक्रीज होते जा रहा है तो वहां पे एंटर कराना बड़ा इजी नहीं होगा और वैल्यू बढ़ते जाएगा इसमें। ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉन, ये तो बात कर चुके हैं। ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव और मोर पॉजिटिव देन द ग्रुप। less negative or more positive, more negative. Across a period left to right, electron gain enthalpy become more negative across a period with the acceleration, ठीक है। वेरिएशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देखो ये आ गया, ये सब चीजें वही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सेप्शन नोबल गैसेस, ठीक है, N2NP6 ये वाला जो है पॉजिटिव एंडोथर्मिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। याद रखना नोबल गैसेस का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है पॉजिटिव होता है। ग्रुप 2 एलिमेंट हैव लेस नेगेटिव वैल्यू ड्यू टू स्टेबल N2 कॉन्फ़िगरेशन। Electron gain enthalpy is always negative in general. It helps to predict the tendency of an element to accept an electron. ये 2p electron has extra shielding than the B2s, ठीक है। ओ pair of some electron in p orbital which causes repulsion. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है वो अपने को देखना है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एक लाइन में समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है कि मान लेते हैं कि दो एटम है, दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया और कोई बॉन्ड बनाया, ये कोई है और ये है, ठीक है। इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया और बॉन्ड बना लिया, ठीक है। बॉन्ड बनाने के बाद क्या होता है, मान लेते हैं कि एक ही टेंडेंसी ज्यादा है, कौन सी, कि इस पेयर को अपने तरफ खींचने की, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचने की। ए की टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचने की, या बी की टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचने की, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ए का ज्यादा होगा, ठीक है, या बी का ज्यादा होगा, किसी एक का ज्यादा हो सकता है, ए का ज्यादा होगा या बी का। बात समझ आ रहा है।
है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी। कैसा प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये देखो, ये आ, इसका प्रॉपर मेजरमेंट उतना इजी नहीं है। ठीक है, इट इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। देखो लेफ्ट टू राइट जाओगे ना पीरियोडिक टेबल में, तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ती है, शायद यहाँ पे दिया होगा, देखो यहाँ पे दिया हुआ, बता रहा हूँ। यहाँ लेफ्ट टू राइट जाओगे, देखो यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वो कर दिया है, हाइड्रोजन के जस्ट नीचे क्या, लिथियम। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन को कंपेयर करते हुए रखा है, तो हाइड्रोजन तो नॉन मेटल, इसका ज़्यादा ही होगा। लिथियम यहाँ पे देखो, यहीं से हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, ये देखो इनका हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके थोड़ा सा गलत हुआ है, ये नहीं है। तो यहाँ पे देखो लिथियम, लिथियम का 1, ठीक है। लिथियम के बाद हम लोग बेरिलियम देखे तो 1.5, बेरिलियम के बाद बोरॉन 2, कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन का 3 और ऑक्सीजन का 3.5 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होगा वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखो H का कितना है, ठीक है, H का और O का, ठीक है। तो H और O से क्या बनता है, H2O। तो H हो गया, ऑक्सीजन आ गया और H आ गया, तो ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ठो। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ठो। यहाँ पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की टेंडेंसी है ना, दोनों को खींचने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा, बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस केस में देखो अभी जो बता दिया था कि मान लेते हैं कि इसमें और ए का जो टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, मतलब इसको ऐसा बोलेंगे ए की टेंडेंसी ज़्यादा है तो ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगा। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा ना तो ए क्या हो जाएगा पता है, माइनस हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ आ रहा है? ठीक है, चलो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जिससे बात कर लेते हैं। रिलेटिव होती है इंक्रीजिंग, लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो इंक्रीज होता है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे ना, ऊपर से नीचे आएंगे तो ग्रुप में डिक्रीज होता है। याद रखना किस में इंक्रीज और किस में डिक्रीज हो रही है। अगर हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं ऐसा पीरियड में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शॉर्ट में EN बोलते हैं। क्या बोलते हैं, EN बोलते हैं। ठीक है, और देखो इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम अट्रैक्ट द शेयर इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली। यूनिट क्या होता है भैया इसका, तो ये यूनिट लेस होता है, कोई भी यूनिट नहीं होता। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी, एटॉमिक साइज। देखो अगर एटॉमिक साइज क्या है, अगर एटॉमिक साइज स्मॉलर है तो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होगा। फिर देखो सेकंड क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। देखो न्यूक्लियर चार्ज अगर हायर है, न्यूक्लियर चार्ज क्या है, हायर है, ठीक है, तो हमारा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, हाई होगा। शिल्डिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट, अगर शिल्डिंग इफेक्ट हाई है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, लो होगी।
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर वो हाफ फिल या फुल फिल है, ठीक है, हाफ फिल और फुल फिल है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होता है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि अगर हाफ फिल फुल फिल ऑर्बिटल है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रिजल्ट इन, क्या है, मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी क्या होती है, लो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू दे दिया गया है, अगर ये आपको याद हो जाए तो बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होता है, कितना, ये देखिए 4, क्या होता है 4, है ना, और फ्लोरीन के रेफरेंस में बाकियों का याद किया जाता है। ठीक है, अब देखो एक आता है पॉलिंग स्केल, कौन सी स्केल, पॉलिंग स्केल। द मोस्ट वाइडली यूज स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द पॉलिंग स्केल। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, किसी का 4 है, किसी का 3.5 है, किसी का 3 है, किसी का 2.5 है, तो एक स्केल होती है पॉलिंग स्केल। ठीक है, इन दिस स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज टेकन एज 4, है ना, रेंडमली ऐसा लिया गया था, पॉलिंग ने 4 ले लिया इसका, उसके रेफरेंस में फिर बाकी का हम लोग कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, एंड नेचर ऑफ बॉन्ड, देखो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, 0 से लेकर के 0.4 है, तो वो बॉन्ड कैसा होगा, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। अगर 0.5 से लेकर के 1.7 है तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। 1 पॉइंट इससे ज़्यादा है, 1.7 है या 1.7 से ज़्यादा है ना, तो आयोनिक, 1.7 से ज़्यादा, और 0.5 से लेकर के 1.7 के बीच में है तो पोलर कोवैलेंट। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होती है। क्लियर आ रहा है। अब देखिए भैया, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस अ पीरियड। ठीक है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस अ पीरियड। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लेम। देखो बेरिलियम और बोरॉन में थोड़ा सा डीप आया होगा, बेरिलियम का 1.5 ये, और बोरॉन का 2। नहीं यहाँ पे ये थोड़ा सा जरा देखें कि बेरिलियम का 1.5 है, नहीं ये सीधे ऐसा जाएगा ऐसा। ठीक है, ऐसा बीच में डीप नहीं आएगा क्योंकि वैल्यू यहाँ पे अलग अलग दिया है, इसको करेक्ट कर लेंगे आप लोग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, बढ़ता है बिल्कुल, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज होती है। स्मॉल, ये स्मॉल ग्रुप्स आर ऑब्जर्व, sorry, small drops are observed at beryllium and nitrogen due to stable electronic configuration. बेरिलियम का कितना दिया 1.5, बोरॉन का क्या दिया 2। Taurine show the highest electronegativity। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ भी बोल रहा है स्मॉल ड्रॉप, स्मॉल ड्रॉप हुआ तो है बेरिलियम का कम। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई देखो भाई, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है अपना।
एटॉमिक रेडियस क्या होता है देखो, एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल एटम। देखो देखो ये एक ए है और ये दोनों एटम बाइंड हुए हैं। अब हम लोग देखो ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। दोनों के सेंटर के डिस्टेंस को लिए, इन दोनों को देखो ये डिस्टेंस हमने लिए यहाँ पे, ये डी आया, डी को 2 से डिवाइड कर दिए तो एटॉमिक रेडियस आया। समझ गए? ये सेंटर है, ये सेंटर है, दोनों के बीच के डिस्टेंस को डी ले लिए। ठीक है, फिर डी को कितने डिवाइड कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एटॉमिक रेडियस हैज़ नो यूनिट, एटॉमिक रेडियस हैज़ नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होता। तो एटॉमिक रेडियस में कोई यूनिट नहीं होता तो डायमेंशनलेस है। एटॉमिक रेडियाई ऑफ नोबल गैसेस कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज दे एग्जिस्ट एज मोनोएटॉमिक गैसेस। एटॉमिक रेडियस डिपेंड ऑन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एंड नंबर ऑफ शेल। ठीक है, ये देखना, एटॉमिक रेडियस हैज नो यूनिट, ये याद रखना। एटॉमिक रेडियाई ऑफ नोबल गैसेस कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज दे एग्जिस्ट एज मोनो एटॉमिक गैसेस। हम लोग जो नोबल गैसेस होती हैं ना, जो 18th ग्रुप वाले हैं, उनका हम लोग एटॉमिक रेडियस नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि वो मोनो एटॉमिक है। तो मोनो एटॉमिक है तो फिर उसका डिटर्मिनेशन तो बहुत टफ हो जाएगा क्योंकि सिंगल सिंगल एटम होंगे, कैसे निकालोगे? एक तो एटम को देखना मुश्किल है, फिर उसका रेडियस कैसे, ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना कम होगा एटॉमिक रेडियस। ठीक है, देखो यहाँ पे ना बहुत सारा एटॉमिक रेडियस दे रखा है। ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप तो भैया एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, उसमें कोई बताने वाली बात नहीं। अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। ठीक है, अब देखो लिथियम से बेरिलियम में गए कम हो गया, बेरिलियम से बोरॉन में गए कम हो गया, इससे कार्बन, तो इधर से इधर जा रहे हैं तो कम हो रहा है। बात समझ आ रही है? सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऐसा गए तो यहाँ भी ऐसा कम हो रहा है धीरे धीरे। तो हम लोग अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, कम होता है। एटॉमिक रेडियस के बाद आयोनिक रेडियस, अरे भैया कोई आयन है, क्या है, कोई आयन है तो उसके रेडियस को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनिक रेडियस। Ionic radius is defined as the half of the distance between nuclei of two adjacent oppositely charged ion in an ionic crystal। देखो आयोनिक क्रिस्टल, ये क्लोरीन है, ये सोडियम है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को लिए और 2 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो ट्रेंड इन आयोनिक रेडियस, वही डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता है, आयोनिक रेडियस भी बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वही सब चीज़ें डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ दिए है, लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम में गए तो बढ़ गया, सोडियम से पोटेशियम में गए तो और बढ़ गया। फिर देखो ये तीनों एक ही ग्रुप में आ गए ऐसा करके ना। फिर देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन से क्लोरीन में गए तो बढ़ गया, ऑक्सीजन से सल्फर में गए तो बढ़ गया, ऐसा करके यहाँ पे कुछ आइडिया दिया गया है। ठीक है, अब फैक्टर अफेक्टिंग आयोनिक, आयोनिक रेडियस डिपेंड ऑन द चार्ज, कितना ज़्यादा चार्ज है, ऑन द आयंस एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो कितना ज़्यादा चार्ज है, मान लेते कि ज़्यादा पॉजिटिव है तो एटॉमिक साइज कम हो जाएगा, ज़्यादा नेगेटिव है तो एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। देखो ए मान लेते हैं कोई एटम है और ए माइनस उसका नेगेटिव आयन है और ए प्लस उसका पॉजिटिव आयन है, क्लियर है? तो अगर आपको कोई पूछे भैया इसमें से कौन बड़ा कौन छोटा होगा करके अरेंज करो करके, तो ए माइनस ना हमेशा बड़ा होता है, देन कौन होगा, देन कौन होगा, ए, और ए प्लस वाला ना सबसे छोटा होगा, ये ऑर्डर रहता है। ठीक है, फॉर आयोनिक सीरीज एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस आयोनिक रेडियस इंक्रीजेस। ठीक है, फॉर कैटायनिक सीरीज एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस आयोनिक रेडियस डिक्रीजेस। ठीक है, कैटायन, एनायन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, देखो साइज कंपैरिजन विद पेरेंट एटम, मान लेते हैं, वही तो बोला ना अभी, कैटायन का ना अपने पेरेंट से, पेरेंट जो एटम है उससे छोटा होता है। एनायन का अपने पेरेंट से क्या रहता है, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन माइनस का साइज
क्लोरीन माइनस का साइज ऑलवेज क्लोरीन से बड़ा होगा, यही तो बोल रहा है कि एनायन माइनस वाले का उससे पेरेंट से बड़ा होता है। और कैटायन का ना, जैसे ये सोडियम प्लस लिखे, इसका साइज छोटा होगा किससे, सोडियम से, यही बोल रहा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसको बोलते हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ऐसे को बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक जैसे होता है, ठीक है। विद सीरीज विद हायर न्यूक्लियर चार्ज है स्मॉलर। हाँ, यहाँ पे उस चीज़ को नहीं बोल रहा है जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो जिसमें जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उसका साइज़ बड़ा होगा, न्यूट्रल वाले का बीच में आएगा, फिर अगर पॉजिटिव वाले का एटॉमिक साइज कम होगा। इसी बात को बता रहा जो अभी बोला हूँ, देखो। हाँ, लेकिन ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है ये, लेकिन यही काम करेगा। जैसे फ्लोरीन, सोडियम और नियॉन, है ना, ऐसा करके साइज पूछ रहा है क्या है कैसा है करके, तो ऐसा करके तो फ्लोरीन का साइज माइनस बड़ा होगा, देन नियॉन आएगा भैया, और उसके बाद ना सोडियम आता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये बोला गया है, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा पीरियड में। केटायन स्मॉलर साइज का होता है, एनायन जो है लार्जर साइज का होता है पेरेंट एटम से। आयोनिक रेडियस डिपेंड ऑन चार्ज एंड न्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।